ऑलराइट, देन कमिंग ऑन टू मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड डायबिटीज एंड कैंसर। अच्छा, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी ज्यादातर उसमें बहुत ही एग्रीकल्चर और फार्मिंग रिलेटेड चीजें थी। अब हम आ जाते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पे, कैसे आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो ये सारे प्रोसेसेस हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, वो मेडिकल लाइफ में, मेडिकल सिस्टम्स में कैसे यूज हो रही है। स्पेशली अगर हम बात करें कि एडवांसमेंट इन डायबिटीज और कैंसर में कैसे इसका काम होता है, तो वो अब हम इसमें पढ़ लेते हैं। Use of living cells and organisms for the synthesis of diagnostic and pharmaceutical products used in treatment of various diseases is termed as medical biotechnology। यानी कि आप लिविंग सेल्स को यूज कर रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं डायग्नोज करने के लिए। देखो इसमें दो चीज आ रही है, लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं किस काम के लिए, डायग्नोस्टिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। डायग्नोस्टिक कहते हैं कि एक बार आपने तशखीस करना या जस्ट टू टेल कि आपको कौन सी बीमारी है, ये डायग्नोसिस देना, ये डायग्नोस्टिक में आता है। नहीं कि मैंने, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा टाइम से बुखार चल रहा था, फिर आप गए, डॉक्टर ने इवेल्युएशन की, पता चला कि अच्छा ये तो मैं बेसिकली मलेरिया था, या बस डेंगी, या बस कोविड। ये जो चीज डॉक्टर ने आपको टर्म बताई कि ये आपके साथ मसला ये हुआ है, वो कहलाता है आपको डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक मसलों के लिए भी ज़ाहिर है बायोटेक्नोलॉजी का काम यूज होता है। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन सी दवाइयों का क्या ताल्लुक है, कैसे कहाँ काम है, वो सब चीज़ें भी उसमें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। Medical biotechnology has significantly advanced healthcare to manage the diabetes and cancer through continuously improving the treatments and diagnostic tools for these diabetes. Basically, जब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, वो डायबिटीज और कैंसर के लिए तो फुल टाइम ना हर वक्त यही चल रहा होता है कि कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट्स और सब चीज़ें नई नई वो आ रही हैं, व्हाट डू वी से, कि इस पे इंटरवेंशंस और साइंस तरक्की कर रहा है। बिकॉज डायबिटीज और कैंसर दो ऐसी डिजीजेस हैं जिनका आपको पता है कौन से सेल्स से मसला शुरू होता है, कहाँ पर क्या होता है, बट स्टिल कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और डायग्नोसिस भी बहुत टाइम बाद होता है, तब तक बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी होती हैं, मसले मतलब आ जाता है। बिकॉज डायबिटीज जो है वो बिल्कुल शुरू शुरू में आपको पता है डायग्नोज अगर हो जाए, जैसे कि अगर किसी को लगे कि हमारे पाँव ज़्यादा स्वेल हो रहे हैं, या इवन यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, वॉट जो भी सिम्टम्स थे, आपने फौरन टेस्ट करवाया, पता चल के डायबिटीज हो गई है, उस टाइम पर अगर हो तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हुई हो सकती है, अनलेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो, मतलब हाई अगर ग्रेड हो तो मसला होता है। लेकिन अगर प्री डायबिटिक या कम वाली रेंजेस में आप हैं तो डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है। तो लेकिन ये हो नहीं पाता बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में पता चलता है, जब तक आपके लिवर के सेल्स इतना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लिवर बिल्कुल खराब हो जाता है, लेकिन लिवर ज़ाहिर है उस पर स्ट्रेन आ रहा होता है, तो उसका फायदा नहीं हो पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। कैंसर में ऑब्वियसली यू नो कि कैंसर में ये होता है कि आपके सेल्स बहुत रिपीटेडली डिवाइड कर रहे होते हैं, और बहुत हाई लेवल पे और बहुत तेजी से मतलब फैल रहे होते हैं सेल्स डिवाइड होकर। तो यू नो कहाँ पर क्या मसला है, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं मिल पा रहा, कोई डायग्नोसिस फौरन नहीं हो पाता। डायग्नोसिस तब होता है जब आपके कई टाइम बाद जाकर सिम्टम्स आना शुरू होता है, कुछ इस तरह की चीज होती है। तो जाहिर है बायोटेक्नोलॉजी का काम इसलिए यूज हो, मतलब लोग करे जा रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंस हो इसकी, पता चले कि डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। ठीक है, तो just हाँ, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस यही होगी कि इसकी स्टेप एंड इफेक्टिव क्योर। किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस होना, भले वो डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, जब डायग्नोज हो पाएगी तभी तो इसका इलाज शुरू होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर के पास जाना, पता नहीं हमें बता देंगे क्या मसला है। तो भैया अगर बताएंगे तभी तो आपको फायदा होगा, तभी तो आपकी तब बीमारी खत्म होना शुरू होगी, तभी आप सही होना शुरू होंगे। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को जो हॉस्पिटल फोबिया या इस तरह के मसले होते हैं ना, कि नहीं हमें डायग्नोसिस से डर लगता है कि हमें पता नहीं क्या निकल आएगा, तो जो निकलेगा तो उससे फायदा यही होगा ना कि आप जल्दी अपने आप का इलाज शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक ज़्यादा मेजर इसका फायदा है कि डायग्नोसिस जितना जल्दी होगा उतनी आपको इफेक्टिव क्योर मिलेगी। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, अच्छा बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी क्या मतलब हुआ इस बात का, कि टेक्नोलॉजी जो कि यूज हो रही हो
मेडिकल लाइफ के लिए, ठीक है, मेडिकल चीज़ों के लिए। दैट इज़ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर अर्लियर, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। यानी कि डायग्नोसिस आप जल्दी कर सकें, अर्लियर हो, एक्यूरेट हो, बिल्कुल ठीक-ठीक आपने डायग्नोसिस कर लिया। ये नहीं है कि अच्छा पहले से बोला कि नहीं तो बुखार है, बाद में आके पता चला अच्छा नहीं तो कैंसर था। तो सही एक्यूरेट डायग्नोसिस होना और जल्दी हो जाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डायबिटीज़ उसके लिए। इस चीज़ के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। अब हम पढ़ते हैं क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला है बायोसेंसर्स फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ग्लूकोज अगर आप लोगों ने कभी घर में देखा हो किसी को डायबिटीज अगर है, यू माइट नो कि डायबिटीज के लिए जो मतलब मेन आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, द मॉनिटर होता है, वो एक बायोसेंसर होता है। एंड उसमें क्या क्या होता है कि आपके पास बेसिकली एक मशीन होती है जिसमें कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, छोटी-छोटी लाइक वो होती हैं चिप्स टाइप के पेपर्स की वो होती हैं। एंड वो पेपर्स आइदर ऑब्वियसली जेनेटिकली मॉडिफाइड या उसका आप कह लो कि मॉनिटर्ड बायोटेक्नोलॉजी का ही उसमें इम्पैक्ट है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड पेपर्स उस तरह की चीज़ें होती हैं, चिप्स होती हैं जिसमें आप ना एक ब्लड का ड्रॉप डालेंगे एंड जब वो उस पर सेंसर होगा तो देखकर कि कैसे उसमें आपके पास ये चीज़ आकर कभी उसमें अपना यूज़ करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा आ रही है। एंड सिर्फ जस्ट अ ड्रॉप ऑफ योर ब्लड जो कि उस सेंसर के ऊपर लगता है आपकी उस स्ट्रिप के ऊपर, वो बता देता है कौन सी कितनी ग्लूकोज अभी निकली है, मतलब कितनी आपकी बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज मौजूद है। तो ये सारे बहुत मेजर चेंज है, बहुत मेजर एडवांसमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की। अब पहले अगर कोई इस बारे में बात करता है तो लोग कहते हैं तुम इतनी जादू की बात कर रहे हैं, कौन सा ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो कहाँ से बता रहा है। लेकिन अब ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से दे आर पॉसिबल नाउ। सही है, तो ये सारे फायदे हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Biosensors have been developed by experimenting with genetically engineered organisms. Biosensors are used to measure blood glucose levels. वही बात है, आपके ब्लड में क्या ग्लूकोज का लेवल है, उसके लिए बायोसेंसर्स यूज किए जाते हैं। बायोसेंसर्स मतलब ऐसे सेंसर्स जो कि ये सब चीजें बता दें, डिटेक्ट कर लें। सेंसर्स आई एम श्योर आपको पता होगा क्या होता है कि कहीं भी कुछ चीज उसके आगे की जाए तो बता दे कि क्या हो रहा है, लाइक जस्ट समथिंग व्हिच सेंसेस एनीथिंग। द डिवाइसेस हैव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स केमिस्ट्री में शायद पढ़े हो, आई डोंट नो, कि बेसिकली ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर आप उस पे स्टिमुलेट करते हैं तो अंदर से चीजें उसमें होना शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रोड्स सेंस द लेवल ऑफ एंजाइम इन द ब्लड दैट रिएक्ट विद ग्लूकोज। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर मौजूद एंजाइम्स को देखते हैं और वो कितना ग्लूकोज रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे पता चलता है क्या आपका ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है। These devices generate an electrical signal proportional to glucose concentration per unit volume of blood. Because electrodes होते हैं, electrodes क्या करते हैं, electrical signals उसके अंदर आते हैं और वो convert कर होते हैं काम। तो वो जो है, ये जो glucose concentration है उसके equivalent आपको electrical signals देते हैं। Basically for example body में आपके पास अभी 120 glucose concentration है per unit of volume blood। तो 120 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स समथिंग उसके यूनिट प्रोपोर्शनल है ना, 120 ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन से इक्विवेलेंट, यानी उसका उस रेशियो का कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा आपकी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो पता चलेगा अच्छा ओके ये चीज एक्चुअली इस ये ग्लूकोज लेवल आइडेंटिफाई कर रहा है, और आप उसको आपके सामने नंबर लिखा हुआ आ जाता है कि इतनी ग्लूकोज है। फॉर एग्जाम्पल 120 है तो 120 लिखा हुआ आ जाए।
ठीक है, ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। सेकंड है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, बिकॉज अब आप कंटिन्यूसली कभी भी कर सकते हैं। अब तो मेरे लोगों के घरों में होते हैं, जितने लोगों को डायबिटीज होती है तो ये आप घर पे कर सकते हैं। डिवाइसेस होती हैं जो कि आपको फौरन अभी 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 का डेटा बताती हैं कि अभी आपकी ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है। ऐसा नहीं है कि आप जाके टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट देंगे, फिर उसकी रिपोर्ट एक दिन बाद आएगी, फिर पता चलेगा अच्छा अब हमारा उस टाइम पर इतना था। उस एक दिन के बीच में तो डायरेक्ट आपका टाइम चेंज हो सकता है। क्या पता आपने बीच में एक दिन में इतनी एक्सरसाइज कर ली कि आपकी कम हो गई ग्लूकोज लेवल, या इवन आपने उससे बहुत सारा मीठा खा लिया तो आपकी बढ़ गई। तो वो जो टेस्ट होते हैं, ब्लड ब्लड टेस्ट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और डायग्नोसिस वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए कि आपको पता चले कि अभी कितना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड व्हिच आर द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड रियल टाइम डेटा, यानी कि अभी अभी का डेटा of blood glucose levels in a diabetic patients to manage their disease condition more effectively। ठीक है, यानी कि वो आपके लेवल्स वगैरह वो देखते हैं और मैनेज करके बता रहा है। Thus help in timely adjustments of insulin doses and dietary plans for patients। बिकॉज अगर आपको अभी पता चलेगा, आप उसको नोट करके बताओगे कि अच्छा हमें सुबह में इतनी निकलती है, दोपहर में इतनी निकलती है, रात को इतनी निकलती है, तो आपके डॉक्टर्स होंगे या जो भी मैंने डाइटिशियंस हैं, वो उस हिसाब से आपको डाइटरी प्लान बताएंगे, आपको बताएंगे किस टाइम पे आपने क्या करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या होना चाहिए, क्या मेडिकल प्लान है, वो सब चीज़ें भी इस मॉनिटरिंग के थ्रू पता चल जाएंगी। बिकॉज अब तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट जिसको डायबिटीज़ होती है उसको डॉक्टर्स प्रॉपर एक वो दे देते हैं, चार्ट्स देते हैं कि अब आपने इसको फिल करना है कि हर रोज़ की अपनी इस टाइम की वो देखनी है, मेजर करनी है, क्या ग्लूकोज लेवल अभी आ रहा था, एंड देन उसके बाद उसके काम। फिर आते हैं एसेज, ये HbA1c एसेज होते हैं। ये HbA1c बेसिकली लेवल होता है हीमोग्लोबिन में आपका कितना लेवल है उसका, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो एसेज हैव बीन डेवलप्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी टू मेजर HbA1c levels in blood। HbA1c test measures the amount of blood glucose attached to hemoglobin and RBCs। हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली आपको पता है HB की तरह लिखी जाती है। HB के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी ग्लूकोज अटैच्ड है, यानी कि ब्लड सेल के अंदर कितनी ग्लूकोज आ चुकी है, वो चीज़ें मेजर करने के लिए आपके पास ये HbA1c टेस्ट होते हैं। एज RBCs generally live for about 3 months or so, HbA1c levels reflect the average blood glucose levels over the past 2 to 3 months। बिकॉज अरे ब्लड के अंदर 2 to 3 महीने की लिए ग्लूकोज आपकी उतनी रहती है, तो आपको उसके टाइम तक का पता चलता है कि अच्छा इतना हमारा अभी लेवल आ रहा है। इसलिए जिनको डायबिटीज़ होती है उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि हर 6 महीने पर अपना HbA1c टेस्ट करवा लें, ताकि आपको जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो भी डिस्टेंस जो आ रहे हैं, लाइक डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो पता चलते रहें, ताकि उसके हिसाब से ज़ाहिर है आपको मज़ीद अपना प्लान और मेडिकल चीज़ें सब कुछ। हम ये देखेंगे कैसे डायबिटीज को बेसिकली डायग्नोसिस में और उसकी ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी की इम्पैक्ट आ रहा है। कल हमने डायग्नोसिस में देखा था कैसे जो मॉनिटरिंग वाली चीजें, HbA1c टेस्ट एंड ऑल द सेंसर्स जो डिफरेंट तरह के लगे हैं, बायो सेंसर्स, उनसे कैसे डायग्नोसिस इजीली हो पा रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से। अब हम आज पढ़ेंगे इंसुलिन कैसे बनाई जा रही है, इंसुलिन प्रोडक्शन। बेसिकली जिस प्रोसेस से इंसुलिन बनती है ना, दैट इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि एक छोटी सी सोर्स के थ्रू, जो कि इंसुलिन है ना, एनिमल्स में जैसे पहले पिग्स हो, काउज हो, इवन ह्यूमन कभी कभार निकल के वो थोड़ा सा इंसुलिन निकाला जाता है, और उससे लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इंसुलिन की दवाइयां और इंसुलिन इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट ऑल इज लाइक अ वेरी एडवांस्ड मेथड ऑफ इन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो इसे हमारे पढ़ते हैं। Initially, insulin for the use of diabetic patients have been derived from animal sources, but now biotechnology has transformed insulin production by genetically modified bacteria। पहले जो है ना, वो एनिमल्स से ही निकाला जाता था। इनका डायबिटिक पेशेंट्स जो होते थे, उनके लिए जो इंसुलिन चाहिए होती थी वो निकलती थी आपकी इन्हीं डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू। लेकिन अब जो है इसके लिए मेनली बायोटेक्नोलॉजी ही यूज हो रही है, और अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होता है जो कि बना रहा है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया क्या मतलब है, हमने पहले पढ़े जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसमें क्रॉप्स में क्या था, ऐसे क्रॉप्स बना दिए गए जो कि जिनमें जीन्स थोड़ी मॉडिफाइड, ज्यादा बेहतर तरीके के क्रॉप्स हैं। अब ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वो बैक्टीरिया इन इटसेल्फ इज वर्किंग एज अ मेडिसिन। अब वो कैसे होता है, कैसे आपके पैनक्रियास इसमें मौजूद होते हैं, वहां पढ़ते हैं। Insulin is now chiefly produced through recombinant DNA technology। recombinant DNA बेसिकली क्या होता है कि आपका DNA लिया गया, ठीक है, पहले वो एनिमल का हो, किसी इंसान का हो, किसी का भी DNA लेकर उसके अंदर जो जीन्स होते हैं ना, उनको रिकॉम्बिनेशन उनके बनाए गए। रिकॉम्बिनेशन क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा ABC, DEF, सब these are the combinations। लेकिन अगर मैं BAC करूँ, ये अलग कॉम्बिनेशन बन गया, राइट, बिकॉज आपने उसकी सीक्वेंस चेंज कर दी। तो डीएनए के अंदर भी, जैसे आपको याद हो शायद बेस पेयर्स हमने पढ़े थे क्लास 9 में, डिफरेंट
ऑल दीज AGCT वगैरह वाला, तो वो इतने डिटेल में लाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ कि डीएनए के अंदर जिस तरह के वो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उसमें उसके थ्रू भी कभी कभार ना अपने अपनी सारे इंसिडेंट वगैरह उसमें ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप उनको रिकम्बाइन करें, ऐसी तरह से कंबाइन करें कि वो इंसिडेंट डायबिटिक नहीं रहे, या मतलब उसकी इंसिडेंट थोड़ी बेहतर हो जाए, ऐसे करके अब बनाया जा रहा है आपका इंसिडेंट। This method is reliable for large scale production of human insulin with purity and best quality, and because इसमें इंसुलिन बहुत प्योर होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको एनिमल से निकाल रहे हैं तो आपको एनिमल्स की इम्प्योरिटीज का खतरा हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर काउ और पिग से निकाला जा रहा है तो उनकी भी अपने भी सेल्स और चीजें आ रही होंगी ना, तो इट्स नॉट दैट प्योर, और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। Ensuring a stable and safe supply for the diabetes patient। अब ज़ाहिर है हर चीज़ का हमारा गोल ये है कि सप्लाई सेफ हो और सप्लाई स्टेबल हो, कि लंबे टाइम के लिए आप यूज भी कर सको और वो सेफ चीज़ हो आपके लिए, तो वो तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब इसमें ऑलराइट, सो यही प्रोसेस है कि ह्यूमन इंसुलिन जीन होती है आपकी, जो मतलब इंसुलिन वाली जो सेल के अंदर का जीन होते हैं, वो अलग की जाती है, आइसोलेट की जाती है और उसको इंसर्ट कर जाता है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। बैक्टीरियल प्लाज्मिड बेसिकली होता है, आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा होगा, देखो इट्स लाइक ऐसा, अगर ये सेल है, लाइक दिस इज अ सेल, बैक्टीरियल सेल, और इसमें यूं करके ना ये लाइक ऐसी एक पूरा क्रोमोसोम्स टाइप एक चीज बनी है पूरी, दिस इज द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है ना, यही जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है, इसके अंदर इंसुलिन का जो ये जीन होगा वो इंसर्ट कर दिया जाएगा, और इस तरह से वो बैक्टीरिया जो है वो बनाएगा बहुत नेचुरल लार्ज स्केल पे उसमें बनती जाएगी ये आपका इंसुलिन, और फिर वो प्यूरिफाई करके उसको मेडिकल यूज के लिए कर लिया जाएगा। आई डोंट नो, आपने देखा है कि अपने आसपास किसी को जो डायबिटीज होती है, जिसको दे टेक दिस मेडिसिन या इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको, जिसमें इंसुलिन होती है, तो वो जो इंसुलिन है ज़ाहिर है अगर आप किसी इंसान के लिए या किसी ऑब्वियसली इंसान के लिए इज नॉट एथिकल एट ऑल, किसी एनिमल से अगर लगाई जाए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, कितने सारे एनिमल्स की इंसुलिन लेंगे इस तरह, और बहुत ज़्यादा एनिमल्स की राइट्स वायलेट हो गए, कितने एनिमल्स की मतलब जाने लेकर गए, और नॉट इवन अगर मार के नहीं ले रहे तो भी इट्स नॉट अ सेफ प्रोसेस। बैक्टीरियल डीएनए जो है, जो बैक्टीरिया की तरफ जो इंसुलिन बनता है, ये सेफ भी है, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी सही है, और इसकी मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, आप बैक्टीरिया जितने मर्जी लेके उसमें बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रोसेस। तो आ जाते हैं आर्टिफिशियल पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता होगा ऑब्वियसली, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ा था, एंड हमने उसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ों में मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ा है, लेकिन हार्मोन्स के लिए भी पढ़ा था कि पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जिसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं और डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है। सो आर्टिफिशियल पैनक्रियाज का क्या मतलब है कि वो चीज़ असल में एग्जिस्ट नहीं करती है, आर्टिफिशियल है, इट्स नॉट द रियल पैनक्रियाज जो कि आपकी बॉडी के अंदर का एक ऑर्गन हो, ये आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल पैनक्रियाज की क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोगों ने शायद जब मैंने पढ़ा भी थी हार्मोन्स अलग है, एंडोक्राइन सिस्टम भी कर रहे थे तब भी, और इसके अलावा भी हमने बात की थी कि अगर किसी की बॉडी में होम्योस्टेसिस में, आई रिमेंबर लास्ट ईयर शायद बात हुई थी कि अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन के लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली खाना इंसुलिन सॉरी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाए, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल दूं अपनी नॉर्मल लाइफ की, आपकी और मेरी, हमने खाना खाया, खाने के अंदर था मैंने नीचा खा लिया, फॉर एग्जांपल मेरी आपने केक का स्लाइस खाया, केक में शुगर है, वो शुगर बॉडी में जाकर आपकी बॉडी की ग्लूकोज लेवल को, यानी जो आपकी बॉडी का शुगर लेवल है उसको बढ़ा देगा, बॉडी का शुगर लेवल बढ़ गया तो आपकी अंदर की मतलब ऑब्वियसली थोड़ा टाइम के ब्लड में रहेगा, लेकिन अगर बहुत टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए रह जाएगा आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा, तो क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस बता रही हूँ मैं, विदाउट डायबिटीज वाले लोगों का बता रही हूँ, जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें क्या होता है, अच्छी जो हेल्दी पैनक्रियाज जिसके ब्लड कर रहे होते हैं, कि पैनक्रियाज फिर एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन। दिस इंसुलिन बेसिकली इज एन हार्मोन, तो ये हार्मोन नॉर्मली निकलता है, बॉडी में जाके फैलता है, और ये होम्योस्टेसिस की आपकी रिस्पांस होती है कि वो फीडबैक लूप के थ्रू, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको एकदम से लो कर लेगा, खुद ही से कंट्रोल कर लिया, खुद ही आपको विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी मेडिकेशन, किसी और चीज के बगैर नेचुरली आपकी ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया, बिकॉज अभी अभी आपने केक खाया था, उससे बहुत सारे आपने चॉकलेट्स खा ली हो, आपने कैंडीज खा ली, एनीथिंग लाइक दैट, तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होती है। लेकिन जिन लोगों में डायबिटीज हो जाती है, जिन लोगों की पैनक्रियाज फंक्शन करना मसला हो जाता है, जिनमें लिवर नहीं वर्क कर रहा होता है ज़्यादा अच्छे तरीके से,
उनके अंदर क्या होता है कि ये इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज जाहिर है आपके हार्मोन सही नहीं निकल पा रहे, हार्मोन्स की जो रिस्पॉन्स आनी होती है वो नहीं सही तरह से आ रही। तो दिस हैपेंस कि आपके पैनक्रियास वगैरह जो है वो इतना ओवरवर्क हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल पैनक्रियास का कॉन्सेप्ट ये है कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में अगेन बिकॉज हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्या एक आया है क्लोज्ड लूप इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम, इसका कहते हैं क्लोज्ड लूप इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम। कि जिनको डायबिटीज टाइप 1 होती है वो ये डिवाइस लगाते हैं आर्टिफिशियल पैनक्रियास की, कि जैसे ही आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी बॉडी में, आपकी एकदम से फौरन से वहीं मॉनिटर हुआ और देखा गया कि बढ़ गई है अपने लेवल से ज्यादा, और एकदम से इंसुलिन को जो है वो कम रखना है, इंसुलिन रिलीज होगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। Recent advancements in medical biotechnology is the development of the closed loop insulin delivery system. Patients with diabetes type 1 can use this device. अब देखो ये है आपका कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस इज द CGM सिस्टम। ये लगाया, इसमें क्या होगा कि दिस सेंसर्स बेसिकली हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा आई थिंक। ये एक वो है एक्चुअली कंप्लीट वो साइकिल है। तो यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल ये लगा दिया गया आपका ये आर्टिफिशियल पैनक्रियास का जो डिफरेंट इंसुलिन पंप है, ये इंसुलिन डिलीवर करेगी इंसान को, वहां से ग्लूकोज लेवल मेजर होंगे और मेजर होने के बाद इट गोज ऑन टू ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग वाला जो सिस्टम है कि देखा जा रहा है कि अच्छा अभी बॉडी में कितनी ग्लूकोज है। कंटिन्यूअस का मतलब ये कि मुसलसल ये चीज हुई जा रही है। ये आपका ग्लूकोज मेजर करेगी, मतलब बेसिकली इसने मेजर किया कि आपकी ग्लूकोज लेवल कितने हैं अभी फौरन बॉडी में। अभी मैंने अगर शुगर मुझे खाए हुए 1 घंटा हो गया तो या उसी वक्त आपने चेक कर लिया, उसी वक्त बॉडी में लिखा हुआ है, या थोड़ा आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पता चल गया कि अभी इतना ग्लूकोज लेवल है। फिर कंट्रोल एल्गोरिथम आपका पूरा तरह से बनता है कि ये ग्लूकोज कंट्रोल एल्गोरिथम होता है कैलकुलेटर। तो यहाँ पर इसमें सेंसर्स आते हैं, सेंसर ग्लूकोज टू पंप यानी कि मे बी बाय स्मार्टफोन, फौरन से ये कैलकुलेट करके देख जाती है कितनी इंसुलिन की डोज की जरूरत है, और वो एक प्रॉपर्ली लाइक बता जाता है एल्गोरिथम को, कैलकुलेटर को इतनी की जरूरत है हमें इंसुलिन की और इतनी अभी काफी है, इतने में काम हो जाएगा। वो जो कैलकुलेट की गई है रिस्पॉन्स उसको इंसुलिन तक पहुंचाया जाएगा, ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस इंसुलिन डोज। ये चीज फौरन से इंसुलिन की डोज जो है ना फौरन से आपकी डिटरमाइन हो जाती है कि अभी हमें इतनी चाहिए डोज, यानी फॉर एग्जांपल अभी हमें 1 ग्राम चाहिए या अभी हमें 2 ग्राम यूनिट होता है तो इतनी यूनिट्स चाहिए। और ये इंसुलिन पंप जो है जो लगाया जा रहा है या आर्टिफिशियल पैनक्रियास, ये जो है फौरन से इंसुलिन पंप करेगा, यानी कि आपको डिलीवर करेगा उतनी इंसुलिन जितनी की जरूरत है, जितनी कैलकुलेट की गई है इस एल्गोरिथम के थ्रू, वो उतनी इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर पंप आउट कर दी जाएगी। और वो जैसे ही पंप आउट हुई इंसुलिन टू पेशेंट, वो ग्लूकोज मेजर हुआ, अगेन ये पूरा कंट्रोल सिस्टम चले जा रहा है बार बार कि अभी इतनी जरूरत है, अभी इतनी नहीं है, अभी इतना है, अभी नहीं है। ठीक है, ये हम कंटिन्यूसली ऐसे ही चल रहा है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म यही है कि CGM जो है, CGM इज कंट्रोल कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये CGM करता है सेंड्स ग्लूकोज रीडिंग टू द कंट्रोल सिस्टम, यानी कि ये आगे कंट्रोल सिस्टम को रीडिंग भेजेगी इसलिए कि अभी आपका इतना लेवल है ग्लूकोज शुगर लेवल। एल्गोरिथम डिटरमाइन करेगा कितनी अमाउंट चाहिए इंसुलिन की, कितनी जरूरत है, वो चीजें अमाउंट जितनी की जरूरत है वो चीज आगे जाकर इंसुलिन पंप को लाई जाएगी। इंसुलिन पंप फौरन से इंसुलिन को रिलीज करेगा ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर, जो सिस्टम है वो मॉनिटर कर रहा है आपकी ब्लड शुगर, और इस तरह से इंसुलिन भी एडजस्ट की जा रही है बॉडी में एकदम से। ठीक है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। Insulin pump which releases the required amount of insulin after the detection of blood sugar levels. Insulin pump is connected to the monitor through a computer program which continuously detects the blood sugar levels. यानी कि वो फौरन से ऐसे प्रोग्राम से अटैच्ड है जो कि आपका ब्लड शुगर के लेवल को डिटरमाइन किए जा रहे हैं। This is also called artificial pancreas. यही पूरा जो पंप है इंसुलिन पंप, इसको हम artificial pancreas कह रहे हैं। These systems improve the glucose control and minimize complications. दायरे पे इस तरह से अच्छा ये फायदे हो जाते हैं। फिर हम आते हैं कैंसर पे। कैंसर हमारी सेकंड डिजीज है। कैंसर ऑब्वियसली आई एम श्योर आप सबने नाम सुना होगा और आप सबको पता है कितनी खतरनाक और कितनी मतलब ऐसी बीमारी है जो कि एक सब ना इस मतलब एक ऐसे इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेथ। मतलब पूरी दुनिया भर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कैंसर ना होता हो और जहाँ पर कैंसर का इलाज हो जाता हो, बिकॉज इट इज अनकंट्रोल्ड और अनट्रीटेबल डिजीज। तो
अब कैंसर के लिए क्या तरीका, कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अब हम पढ़ते हैं। बट बेसिकली लाइक ऑब्वियसली आपने आई एम श्योर इतने सारे केसेस देखे होंगे, अब तो फिर भी बहुत सारी अवेयरनेस भी हो गई है कैंसर के बारे में, कि लंग कैंसर के बारे में आ गई, पता चल गया आपको, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होती है। इनफैक्ट अभी अक्टूबर गुजरा है तो शायद आई एम श्योर आप लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कोई सेशन अटेंड किया है, देखा हो, एटलीस्ट पोस्ट तो पढ़ी होगी कोई ना कोई अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो ये बहुत कॉमन एक कैंसर है। लंग कैंसर बहुत है, ओरल कैंसर बहुत फैलने लगा है। क्यों है ये सब? बिकॉज आपके आसपास रेडिएशंस बहुत आ गई हैं। हम जो हर रोज फोन पे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग, मैं वो अम्मा की तरह ये नहीं बोलना चाह रही कि सारी बीमारियां फोन से फैल रही हैं, बट इट इज ट्रू बिकॉज आपके आसपास जितनी ज्यादा रेडिएशन है, इतनी पहले किसी जनरेशन में, कितनी किसी भी दौर में नहीं थी। इस एरा में भले कोई बच्चा हो कोई बड़ा हो, हर कोई रेडिएशन से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है। फिर ग्लोबल वार्मिंग अगेन बहुत ज्यादा है, हमारी डाइटरी चॉइसेस, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेसेस बहुत हैं। तो इन सब की वजह से कैंसर बहुत एक प्रेवलेंट चीज बन गई है। प्रेवलेंट यानी कि बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब बहुत पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा अब फैल रहा है। दिस इज व्हाट प्रेवलेंस मींस। सो कैंसर का हम क्या कर सकते हैं, और या इवन अगर हम ये बात करें कि जो है इसके ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं, वो जितनी रैपिडली फैल रहे होते हैं बॉडी में, जितनी रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं, उसका तो कोई कंट्रोल नहीं है, आप किस तरह से करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टडी दिस, और फिर हम देखते हैं कैसे आप अब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी उसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए भी, नॉट एग्जैक्टली ट्रीटमेंट बट मैनेजमेंट के लिए भी कैंसर के लिए काफी काम हो रहा है। Cancer is one of the most damaging and fatal diseases all over the world, and its prevalence is rising every year. हर साल इसकी prevalence बढ़ती जा रही है, हर साल cases ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में cases रिपोर्ट नहीं होते थे, बिल्कुल है, मतलब obviously पहले पता नहीं था, इतना लोगों को पता नहीं था कि अब ये बीमारी कैंसर है या नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा हो भी रहा है कैंसर। Uncontrolled division of some of the body cells is called tumor, यानी कि uncontrollably divide हो रहा है, सबको आपकी cells हैं वो uncontrollably divide होना, इसको हम कहते हैं tumor। All tumors are not termed as cancer। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, सारे ट्यूमर्स कैंसर नहीं हुए, ठीक है। शायद आपने सुना कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, या किसी को कोई पाँव में ट्यूमर बन गया है, माउथ में ट्यूमर है, समथिंग इस तरह के बहुत तरह के ट्यूमर्स होते हैं। लेकिन बहुत तरह के, 2 मेन तरह के ट्यूमर्स हैं, लेकिन हर ट्यूमर का मतलब ये नहीं कि कैंसर है, और या ये कि कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो गई कि ओह माय गॉड अब हम इस पर रोना धोना बैठ जाए। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं मेनली, अगर मैं बताऊं, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक होता है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर कहते हैं जो कि बिल्कुल एक छोटी सी जगह पर मौजूद है, ज्यादा तेजी से फैल भी नहीं रहा, और वो कैंसरस नहीं होता, बेनाइन है, मतलब सेफ है। इसको हम ये कहेंगे ट्यूमर तो है, यानी सेल्स डिवाइड तो हो रहे हैं अनकंट्रोलेबली, लेकिन एक तो उनकी डिवाइडिंग का रेट इतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितना नॉर्मल कैंसर सेल्स का होता है, और सेकेंडली वो जो डिवाइड अगर हो भी रहे हैं तो वो कोई हार्मफुल तरीके से नहीं हो रहे कि आपकी सारे बाकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो या कैंसर फैला रहे हैं। सही, दीज आर बेनाइन ट्यूमर्स, और ये बहुत कॉमन है, ये इवन मतलब ये यंग लोगों में भी बहुत कॉमन है। देन कम्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि एक्चुअली कैंसर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि आपके आसपास के टिश्यूज और ऑर्गन्स को हार्म करना शुरू कर देता है, ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिक ट्यूमर होता है, एंड ये बहुत फास्ट रैपिडली डिवाइड कर रहा होता है, मतलब बहुत तेजी से होता है। और एक और चीज, मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैल भी सकता है, मतलब एक स्प्रेड होने का रेट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में बहुत होता है। ऐसा नहीं होता कि बेनाइन ट्यूमर्स में मतलब ये हो ही नहीं सकता, कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोस्टली बेनाइन ट्यूमर्स कभी भी अपनी जगह से फैलते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, बेनाइन ट्यूमर, और वो बाद में जाके लंग्स में भी फैल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो दिस इज वेरी पॉसिबल, और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टार्ट किसी जगह पर हुआ, मे बी स्टार्ट आपके लिवर में हो गया, एंड देन वो फैल के लंग्स तक आ गया या स्टमक में आ गया, ठीक है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। These are 2 types of tumors, 2 types of cancers। ये पता होना चाहिए, ये एग्जाम में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या इवन एमसीक्यू भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। Tumor that remains small and localized in the tissue of its origin is called benign tumor, यानी वो टिश्यू जो ट्यूमर जो कि छोटे एरिया में होता है और अपनी जगह पर छोटी सी जगह में रहता है, उसको कहते हैं हम बेनाइन ट्यूमर। But when tumor grows aggressively to increase in size and spread to neighboring tissues, यानी जो कि अपने बराबर वाली जगह पर पहुंच जाए, उसको हम कहेंगे क्या, malignant tumor। Spreading of tumor to other body tissues and organs is called metastasis, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक फैल गया कैंसर, लंग्स में था, लिवर में आ गया, लंग्स में था और आपके हार्ट में पहुंच गया, इस बात को कहते हैं मेटास्टेसिस। दिस इज द मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर। Cancer is a group of diseases or abnormalities faced by the body due to aggressive growth and spreading
ऑफ malignant tumor, यानी कि जिस तरह बहुत एग्रेसिवली, बहुत तेजी से फैलता है बॉडी में आपके abnormalities, that thing is called cancer. Cancer may start almost in any organ of the human body. Most prevalent types of cancer include the cancer of lung, breast, prostate, oral and colorectal region. Colorectal means आपका feces वाला area होता है वहाँ का. Cancer is the leading cause of deaths globally, with more than 10 million deaths in 2020. 2020 में 10 मिलियन से ज़्यादा deaths को इसकी वजह से हुई थी, कैंसर की वजह से. According to World Health Organization statistics collected by International Agency of Research and Center यानी IRC की रिसर्च पता चला कि 1,85,000 न्यू कैंसर केसेस और 1,18,000 रेयर डेथ्स होती हैं हर पाकिस्तान में 2022 के अंदर. यानी कि इससे इन नंबर्स का, ये नंबर्स आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी, मगर इसका ये फायदा, इसको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना तेजी से फैल रहा है और कितना ज्यादा इससे खतरनाक, मतलब डेथ्स कितनी ज्यादा हो रही है और कितने लोगों का कैंसर निकल रहा है. To manage and treat this drastically fatal disease, biotechnology has helped the human in many ways. Effective management and treatment of any type of cancer mainly depends on following factors. अब किसी भी आप कैंसर, कोई भी टाइप हो, भले ब्रेस्ट कैंसर हो, भले लंग कैंसर हो, लिवर कैंसर, एनी टाइप ऑफ ओरल कैंसर, एनीथिंग, उस सबको मतलब उस सबके लिए आपको मतलब मेनली ट्रीट करने के लिए, जब आसानी के लिए अच्छी जो मेन चीज़ है ना, विच इज लाइक इट डिपेंड्स ऑन 4 चीज़ें. पहली तो एक होता है कि अर्ली डायग्नोसिस, वो इस सब चीज़ों के लिए बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. तो एक है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस, कि जल्दी डायग्नोस कर लिया और सही डायग्नोस किया. सेकेंड है रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेटेड थेरेपीज, यानी कि आप टारगेट थेरेपी की कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाके. अब आपको पता है स्टेम उसके क्या होती है, इनफैक्ट नहीं आई डोंट नो, आई जस्ट सर्च और मैं बताऊंगी. कुछ जिस तरह की रेज आती हैं जो कि बिल्कुल रेडिएशन हैं और वो जाकर बिल्कुल स्पेसिफिक उस पॉइंट पे अटैक करती हैं जहाँ पर कैंसर डेवलप हो रहा है और वो कैंसर खत्म हो जाता है वहाँ पे. तो दिस इज लाइक ऑल स्टेम सेल, आई थिंक स्टेम सेल नाइफ होती है, इस तरह का कुछ होती है जो कि टारगेटेड थेरेपी से होती है. पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन, जो कि बिल्कुल लाइक आपने पेशेंट को देखा कि अच्छा इस पेशेंट का क्या केस है और उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी गई है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया गया. ये तीसरी चीज है. चौथी है कंटिन्यूअस रिसर्च और इनोवेटिव टूल्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. कंटिन्यूअस रिसर्च, कैंसर इनफैक्ट इज द ओनली फील्ड, मतलब मेन ऐसी चीज है जिस पर हर वक्त हर दुनिया का हर एरिया जो है, जहाँ भी साइंटिस्ट मौजूद हैं, सभी कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं. सबकी इसी पे रिसर्च है कि भाई किस तरह ट्रीटमेंट निकल आए, किस तरह डायग्नोसिस हम बिल्कुल पहली स्टेज पे कर पाए. तो वो सब चीजें इस पे बायोटेक्नोलॉजी आपकी वर्क कर रही है. कैंसर एक ऐसी फील्ड है जो कि मतलब उसमें जितनी मैं आपको जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये वन ऑफ द ओनली फील्ड्स हैं साइंस की जिसमें कभी भी रिसर्च स्टॉप नहीं होती. मतलब जब से शुरू साइंस रिसर्च वगैरह चल रही है तब से लेकर हम हर कोई डायग्नोसिस में भी कि अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाए और इवन क्योर पर भी सबका बहुत ज़्यादा फोकस है कि मज़ीद मतलब कैसे आप एडवांस कर सकते हैं क्योर में भी एंड डायग्नोसिस में. सो बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक इसमें जब आता है कि अर्ली डायग्नोसिस हो सके, एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाए कैंसर का, तो वो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या 3-4 चीज़ें हैं. आई थिंक हाँ देयर 7 ओके. तो 7 एग्जांपल्स ऑफ के कैसे डायग्नोसिस, मतलब 7 स्टेप्स बेसिकली. तो ऑब्वियसली आई एम श्योर आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि देखा हो किसी को कैंसर में, तो हमेशा यही बात होती है कि अगर 3rd या 4th स्टेज पे डायग्नोज होता है तो सर्वाइवल के रेट बहुत कम हो जाते हैं और मतलब लोग ये कहते हैं ओके तो 4th स्टेज थी, लास्ट स्टेज कैंसर पता चला तो अब कुछ कर नहीं सके. लेकिन बहुत सारे कैंसर इस तरह के हैं जो कि अगर ये इवन मेजॉरिटी कैंसर ऐसे हैं कि अगर आप फर्स्ट स्टेज पर या बिल्कुल शुरू के सिम्टम्स में उसको देखकर डायग्नोज कर लें तो उनकी कंप्लीट लाइक जो कीमो रेडिएशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद रिलैप्स मतलब वो रिलैप्स नहीं, कंप्लीट रिमिशन हो जाती है, कंप्लीटली बिल्कुल ठीक हो जाता है कैंसर. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए एक्यूरेट डायग्नोसिस होना और अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो या लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. Diagnosis of cancer at initial stages is helpful for better and complete cure of cancer with least chances of recurrence. Because अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए या इवन आपका सही डायग्नोसिस ना हो पाए, सही ट्रीटमेंट ना हो पाए टाइम्स, तो रिलैप्स के चांसेस बहुत बढ़ जाता है. रिलैप्स ये होता है कि आपने एक दफ़ा डायग्नोस में कम्प्लीटली ठीक हो गया, सारी आपकी इतनी रेडिएशन ट्रीटमेंट्स थे वो सब वर्क कर लिया उन्होंने पूरा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस से कैंसर आ गया, लाइक दोबारा से कोई रिलैप्स दोबारा कैंसर आ गया तो आपने दोबारा से पूरा ट्रीटमेंट करना है. रिलैप्स में यूजुअली मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि हमेशा हम बहुत ज़्यादा
इवन वर्स कंडीशन के साथ आता है, बिकॉज़ पहले से आपको बॉडी को पता होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको पता होता है कि ये अब सामने से कौन-कौन सी रिस्पॉन्स आ सकती है ट्रीटमेंट की। वही हमने उसमें ये पढ़ा था, इम्यूनिटी ये पढ़ा था कि आपकी बॉडी में ये पता हो जाता है कि मार्कर्स बन जाते हैं। तो सिर्फ़ आपके सेल्स नहीं बनाते वो मार्कर्स कि आगे से कौन-सी एंटी बैक्टीरिया आएगा, बॉडी बना लेती है कि कौन सा ट्रीटमेंट का स्टाइल आएगा। तो इसलिए रिलैप्स में और रिमिशन जब होती है हाँ, रिकरिंग कैंसर की, तो वो ज़्यादा हार्श होती है और उसमें ज़्यादा सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस करके और एक्यूरेट ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। Biotechnology research involving different types of cancer cell lines has significantly helped oncologists for early and accurate detection of cancer type and stage of disease. वही बात है कि जितनी बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च और सब चीज़ें हुई हैं, उसमें काफ़ी कैंसर की डिफरेंट मतलब एक्यूरेट डायग्नोसिस भी और डिफरेंट स्टेजेस वगैरह भी पता करने के लिए उन्होंने काफ़ी इसमें इवॉल्व हो गए हैं। अच्छा, ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजी कहीं भी अगर सुने या इवन एग्जाम में भी टर्म आ जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन्कोलॉजी इज़ अ फील्ड जो कि कैंसर रिलेटेड डिसीज़ेज़ पर वर्क करता है। तो कैंसर रिसर्च हो, कैंसर ट्रीटमेंट हो, कैंसर डायग्नोसिस हो, ये सब चीज़ें इवन कैंसर का मैनेजमेंट एंड ऑल वो सब चीज़ें आ जाती हैं अंडर द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी। अब एक सवाल इसमें ये पैदा हो सकता है कि व्हाई नॉट हम इसको उसमें क्यों नहीं डील करते कि जिस तरह का कैंसर है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्रेन कैंसर है तो न्यूरोलॉजी के अंदर क्यों नहीं आएगा, या इवन हार्ट तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन लंग कैंसर अगर है तो वो किसी रेस्पिरेटरी उस वाले बंदे के पास क्यों नहीं आएगा, डॉक्टर के पास। तो इट्स बिकॉज कि आपकी सिम्टम्स या जो एरिया ऑफ लोकेशन है वो उससे रिलेटेड हो सकता है। इवन न्यूरोलॉजिस्ट भी बहुत कंसल्ट किए जाते हैं अगर ब्रेन कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर अगर भी हो जाए तो। लेकिन जो कैंसर को डील करता है ना, यानी कैंसर की रेडिएशंस एंड कीमो एंड सब चीज़ें, उसके लिए आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए होता है। वो काम ये बाकी न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कभी आपके खुद दिमाग में आ रहा हो तो आई एम जस्ट आंसरिंग दैट। या इवन अगर कोई और भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आए, प्लीज स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद हमारे पास जो डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो पहला तो होता है कंफर्मेशन ऑफ रोल्स ऑफ डिफरेंट जीन्स एंड प्रोटीन इन प्रोलिफरेशन एंड मेटास्टेसिस इज कैरिड आउट बाय रिसर्च इन्वॉल्विंग इन विट्रो और ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल लाइन्स। इन विट्रो कहते हैं कोई चीज़ की विद इन होना, ठीक है। इन वीवो होती है और एक इन विट्रो होती है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, तो इन वाइट्रो जो है वो तो होती है कि इंटरनल, बिकॉज कैंसर जो है वो सेल लाइन है ना, मतलब वो बहुत उसकी ग्रोथ फैली हुई होती है। तो इट्स अबाउट दैट। तो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ पर यूज हुआ है कि कंफर्मेशन ऑफ रोल्स ऑफ डिफरेंट जीन्स एंड प्रोटीन्स इन प्रोलिफरेशन एंड मेटास्टेसिस। प्रोलिफरेशन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मगर इसका मुझे यहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक प्रोलिफरेशन होती है कि आपने डिजीज का ये देखना कि कौन सी टाइप ऑफ जीन उसमें इन्वॉल्व है और उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, यानी कि बिकॉज कैंसर में बहुत सारी तरह के सेल्स होते हैं और बहुत तरह के जीन्स होंगी, तो उसके लिए ऊपर। और मेटास्टेसिस डिफरेंट तरह की रिसर्च करना, मतलब बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स एक साथ उनका एनालिसिस करना, वो मेटास्टेसिस में आता है। तो रोल देखना जीन्स about by research involving in vitro growth of the cancer cell lines, यानी सेल के अराउंड जो ग्रोथ होती है उसके उसमें। तो रिसर्च से बेसिकली हमें पता चला है कि कौन सी डिफरेंट तरह की आपकी जीन्स हैं और कौन से प्रोटीन्स हैं जो कैंसर डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। और इवन बिकॉज पहले ना ऐसा होता था कि आपने देख लिया डिफरेंट टेस्ट से किसी तरह का सेल नजर आ गया है, लेकिन ये नहीं पता है कौन सा इसमें मतलब ये कैंसर है, ये कौन सी बीमारी है। तो डिफरेंट रिसर्च से और इवन ये इन विट्रो रिसर्च और जो मेटास्टेसिस वगैरह होते हैं, इनसे ये अंदाजा हो गया है कि कौन सी स्पेसिफिक जीन्स हैं या प्रोटीन्स हैं जो कि कैंसर के लिए कैंसर से लिंक्ड हैं। तो आपको अगर वो नजर आ गई कहीं टेस्ट में तो यू नो कि अच्छा दिस इज कैंसर बेसिकली। तो इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी से ये अंदाजा हो गया है कि कौन सी जीन्स कौन सी कैंसर टाइप्स कॉज करती हैं, ये बात हो गई है यहाँ पर। ठीक है, दैट इंक्रीज और डिक्रीज of the suspected cancer patient is used as biomarkers। अच्छा बेसिकली क्या कहने हैं, वही बात कि बायोमार्कर्स होते हैं कि मैंने मार्क कर दिया ना किसी चीज को कि इस चीज का ये जो चीज हो रही है ये इस चीज का सिम्टम है, ठीक है, दैट इज बायोमार्कर। तो अगर आपकी बॉडी में हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि ज्यादा है या कम है किसी कैंसर पेशेंट में, तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को इसके लिए स्टडी किया जाता है कि अच्छा सबको देखा गया, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की ब्लड सैंपल स्टडी किए गए, उनकी टेस्ट रिपोर्ट स्टडी की गई और देखा कि इनमें कुछ वो जो जितने भी चीज़ों के कुछ लेवल्स हैं, यानी कि आपके ट्यूमर मार्कर जो भी अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं, उनकी के ये जो चीज़ है मतलब यानी ये आपका सामने जो
मार्कर आ रहा है, ये कैंसर वालों में ज़्यादा होता है या कम होता है। और अगर आपके पेशेंट के अंदर, जो आपका सस्पेक्टेड पेशेंट आया है, उसके अंदर वो अगर ज़्यादा है और कम है और मिल रहा है एज़ विद दोज़ जिनके अंदर कैंसर था, तो आप डायग्नोज़ करने में आसानी हो जाती है कि अच्छा ये चीज़ कैंसर वालों के अंदर भी ज़्यादा होती है और या उनके अंदर भी कम होती है, और आपके पेशेंट में भी अगर कम या ज़्यादा है, तो अब इसको आप डायग्नोज़ कर देंगे कि एज़ कैंसर पेशेंट। ठीक है? तो ये चीज़ एज़ बायोमार्कर्स यूज़ होती है। Overproduction of specific proteins in the human body is used as tumor marker for breast, ovarian and lung cancer। यानी कि कोई ह्यूमन आपका जो बॉडी का पार्ट है, कोई इसमें ऐसा मे बी टिश्यू ज़्यादा बढ़ गया या कुछ हो गया, तो वो ब्रेस्ट कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में और लंग कैंसर में इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि कुछ प्रोटीन ज़्यादा बढ़ गए। जैसे इवन ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप लोगों ने देखा हो, उसके ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशंस अगर अटेंड किए हों, अब तो बहुत ज़्यादा अक्टूबर में होता है, तो उसमें यही बात बताई जा रही थी कि ब्रेस्ट के अराउंड लम्प्स फील होते हैं। लंप इज बेसिकली ओवर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन। एक कोई प्रोटीन या कोई टिश्यू जो है वो ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो जाए तो वो लंप बन जाता है। तो यही चीज ब्रेस्ट कैंसर में होती है। लंग कैंसर में बहुत दफा यही होता है कि आपको लंग्स के अराउंड यू फील अ लंप, या इवन वो टेस्ट में भी आ जाता है कि यहाँ पर एक मास सा बन चुका है। तो दिस इज दैट ओवर प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोटीन इज रिलेटेड टू एग्रेसिव नेचर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वही ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप लोग है, हायर लेवल्स ऑफ सच प्रोटीन्स कैन हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बहुत दफ़ा इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होना बहुत आसान इस सेंस में होता है कि हो जाता है डायग्नोज, क्योंकि लोगों को खुद फील हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर हमें ज़्यादा लम्प फील हो रहा है, यहाँ पर कुछ को तो नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ऐसा केस हो कि एक सिस्ट की तरह की चीज़ या थोड़ा सा एक सर्कुलर सा एक मास सा ना बन जाता है आपके ब्रेस्ट पे, तो वो डायग्नोसिस इसलिए इस तरह से आसानी हो जाती है अर्ली डायग्नोसिस में। म्यूटेशंस इन डिफरेंट जीन्स में लीड टू इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर। यानी कि कुछ जीन्स में अगर म्यूटेशन हो गई, तो आपने म्यूटेशन क्या होती है कि नॉर्मल सेल एक तरह का चले जा रहा था और एकदम से म्यूटेशन होती है आपकी रेडिएशन की वजह से और डिफरेंट एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से, कि सेल की टाइप के अंदर चेंज आ गया, सेल की जीन में चेंज आ गया, और उससे क्या हुआ, कैंसर बनना शुरू हो गया है, कैंसर की तेजी से फैल रहा है अब। तो वो चीज़ें म्यूटेशन हो जाती हैं। और कुछ ट्यूमर्स वगैरह के साथ भी, मतलब इन यहाँ नहीं से लिखा है ना कि mutations in some tumor suppressor genes are significantly associated with high risk of breast, ovarian and uterine cancers। कि अगर कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में अगर आ गई हैं, तो वो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूटेरिन कैंसर्स के लिए भी आपकी होती हैं लिंक्ड। तो म्यूटेशन स्टडीज में हमें बात आ गई। फिर नेक्स्ट हम आते हैं टारगेट genes and experimentally knock down or knock out in cell lines to validate the involvement of specific genes in cancer। ये कह रहे हैं कि कुछ टारगेट जीन्स होते हैं जो कि एट टाइम्स ना एक्सपेरिमेंटल सेल लाइंस के टाइम पर उनको वो किया जाता है कि आपको पता चल सके कौन सी स्पेसिफिक जीन हो रही है जो कि कैंसर कॉज कर रही है। ठीक है, टारगेट जीन्स हम कहते हैं, यानी कि मे बी ऐसे कि ये वाला जो स्पेसिफिक, बिकॉज डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं ना, डिफरेंट तरह की जीन्स हैं। तो अगर आप कोई एक जीन को टारगेट कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये कैंसर में पाई जाती है, ये वाला जीन, तो उसको टारगेट करके उस पर अगर आप स्टडी की जाए करें या उसको देखें, तो नॉक डाउन या नॉक आउट कहते हैं कि नॉक डाउन मीन्स कि कम होना, नॉक आउट इज लाइक मोर देन प्रेजेंट इन सेल लाइन्स टू वैलिडेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेसिफिक जीन। तो वही आप टारगेट जीन्स को अगर स्टडी करेंगे और आपके पास वो मिल गई, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वैलिडेट हो गई बात कि हाँ ये इस कैंसर पेशेंट में भी है और ये बाकी कैंसर पेशेंट से भी होता है। तो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर जीन का इन्वॉल्वमेंट है आपके इसके अंदर कैंसर के डायग्नोसिस के अंदर। सही है। Experiments on animal models like rats and rabbits are also performed to confirm the role of specific genes in protein markers। अब कुछ एनिमल्स होते हैं, आपको शायद पता हो कि एनिमल स्टडीज बहुत की जाती है ना हर तरह की बीमारी के लिए। तो एनिमल्स में यहाँ पर हमारे पास यूज होते हैं रैट्स और रैबिट्स, ताकि उनके ऊपर वो जीन्स का टेस्ट किया जाए और पता चल सके कि अच्छा कैंसर ही था और कैंसर की ही प्रोटीन है ये। Research for screening of cancer patients for the mutations and abnormal levels of specific protein markers। यानी कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग कहते हैं उनके ब्लड टेस्ट और उनके अल्ट्रासाउंड्स और इस तरह के टेस्ट वगैरह को देखा जाए और उससे पता चलवाया जाए कोई म्यूटेशन तो नहीं है, कोई जीन में समझ नहीं आ रहा, कोई ब्लड लेवल तो नहीं बढ़े हुए। इस तरह की चीज़ों से आपके पास स्क्रीनिंग के रिजल्ट से पता चल जाता है कि कोई एबनॉर्मल लेवल्स तो नहीं है प्रोटीन मार्कर्स के, ताकि आप डायग्नोज कर सकें जल्दी कैंसर। बिकॉज कभी कभार ब्लड में अगर कोई एक लेवल ज़्यादा हाई आ जाए, बहुत ज़्यादा, और वो आपको फील होगा चाहिए तो लिंक्ड है किसी कैंसर की टाइप से, तो उसमें भी बढ़ जाता है, तो फिर आपके पास आसानी होगी ना पता करने के लिए और फिर आप बायोप्सी और सभी चीज़ों में जा सकेंगे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड द मैकेनिज्म टू गेट लिक्विड बायोप्सीज इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सर्जरीज। बायोप्सीज पता है क्या होती हैं? बायोप्सीज में होता है या किसी को कैंसर का शक है, लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है, तो आप उस स्पेसिफिक एरिया पे, फॉर एग्जाम्पल अगर लिवर का है या लंग्स का है, तो वहाँ पर
एक असल अगर बायोप्सी की मैं बात करूँ जो पहले होती थी या सर्जिकल बायोप्सीज़, उसमें एक इंजेक्शन के साथ या मतलब एक आपकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उस एरिया तक भेजा जाता है और वहाँ से सेल्स का सैंपल लेकर निकाला जाता है कि मतलब ताकि देखा जाए कि उसमें कोई ट्यूमर सेल्स तो नहीं है, उसमें कोई इस तरह के सेल्स तो नहीं है। अब ज़ाहिर है ये इसके मसले ये थे मेन जो आपकी सर्जिकल बायोप्सी थी, कि एक तो सर्जिकल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है सब पे करना और बिकॉज़ सर्जिकल है, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं आपकी बॉडी के जहाँ पर नहीं जाया जा सकता। मतलब जैसे ब्रेन ट्यूमर अगर होता है, तो ब्रेन के बहुत सारे ट्यूमर्स में आप बायोप्सी नहीं कर सकते बिकॉज़ अगर वहाँ तक सर्जरी करके पहुँच भी गए, तो आपका ब्रेन इतना सेंसिटिव एरिया है कि उसमें हल्की-सी कोई नाइफ वगैरह की आगे-पीछे हुई चीज़ या कोई मसला हुआ, तो बाकी के ब्रेन जो नॉर्मल सही हेल्दी ब्रेन था, वो उसमें अगर कोई कट लग गया है, कोई खराबी हो गई, तो आपकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है या इवन पैरालिसिस हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर्स में बायोप्सीज़ हो ही नहीं सकती, तो बहुत मुश्किल काम था। तो अब ये कह रहे हैं कि लिक्विड बायोप्सीज़ होना शुरू हो गई हैं डायरेक्ट सर्जरीज़ के बजाय। लिक्विड बायोप्सी से क्या होता है कि आप आइसोलेट करके एनालाइज़ कर लेते हो ट्यूमर सेल्स और आप देख लेते हैं अच्छा ये वाला मतलब बेसिकली क्या होता है कि उस एरिया में थोड़ा-सा लिक्विड डाला जाता है एंड देखा जाता है कि यहाँ पर कोई ट्यूमर सेल्स तो नहीं सर्कुलेट कर रहे हैं, कोई डीएनए अलग तो नहीं फैल रहा है या कोई बायोमार्कर्स तो नहीं आ रहे सैंपल के अंदर। तो वो इस तरह से लिक्विड बायोप्सी हो जाती है और वो मतलब इन्वेसिव मेथड नहीं है। और मतलब इससे आपका ब्लड वगैरह निकाल के लिया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आई होप दिस ऑल दीज़ 7 मेथड्स आर क्लियर। हम आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेटेड थेरेपीज़। अब टारगेटेड थेरेपीज़ तो एक तो पहली बात ये होती है कि कैंसर में हम करते ही टारगेटेड थेरेपीज़ हैं बिकॉज़ उसमें आप क्या फ़ायदा क्या होता है मतलब इवन काम क्या होता है टारगेटेड थेरेपीज़ का कि वो स्पेसिफिक जो सेल्स हैं ना, जो कैंसर सेल्स हैं, उन्हीं को जाकर अटैक करेगा और उन पे मतलब अपने आपने जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेडिएशंस करनी थी या कोई मेडिसिन डालनी है, कुछ भी करना है तो आप डायरेक्टली उन टारगेटेड सेल्स के ऊपर करोगे कि ये वाले सेल्स हमें लग रहा है कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल बना दिया गया कि ये चीज़ है, ये इस जगह पर हमारे कैंसर सेल्स हैं, तो अब ये हम इसी एरिया में अटैक करेंगे और इन सेल्स को मतलब हम वो कर देंगे। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम कीमो करें या कोई मतलब इवन रेडिएशन थेरेपी करें, तो उससे क्या मसले होते हैं कि वो पूरा एरिया एक्सपोज़ हो जाता है और बिकॉज़ रेडिएशंस इन इटसेल्फ आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। हम अगर जैसे नहीं बहुत लोग जो एक्चुअली लोग अल्ट्रासाउंड्स करवा रहे होते हैं, जो करा रहे थे, उनके अंदर हाई चांसेस होते हैं टू डेवलप कैंसर या टू डेवलप डिजीज़ेज़ बिकॉज़ वो रेडिएशन से इतना एक्सपोज़्ड हैं। इसीलिए हमने नई रिसर्चेस से और लोग कहते हैं सही बात है कि अपना साथ आप सोते हुए साथ में फ़ोन रखकर नहीं सोना चाहिए बिकॉज़ वो रेडिएशंस आपके लिए हार्मफुल हैं। तो टारगेटेड थेरेपी से क्या ताल्लुक होता है, क्या काम होता है, वो ये होता है कि दे जस्ट टारगेट अ स्पेसिफिक एरिया कि यहाँ पर हमें कैंसर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कैंसरस सेल्स की ग्रोथ है, तो इन्हीं को अटैक करेंगे हम और जाके ये बिल्कुल खत्म हो जाए। So, treatment of cancer by chemotherapy and radiotherapy may have wide range of side effects on the normal body tissue. Exactly वही बात जो मैंने कही कि side effects बहुत हैं उसके. Biotechnological research using different cancer cell lines have developed the drugs or chemicals for targeted therapies for various types of cancer. मतलब different तरह के कैंसर के लिए अलग तरह की targeted therapies बनाई गई हैं. Multiple anti-cancer chemicals have been designed which are absorbed mainly by cancer cells and normal body cells either do not absorb these chemicals और एब्जॉर्ब इन नेग्लिजिबल क्वांटिटीज यानी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए गए हैं जो कि जाकर मतलब हार्म करेंगे आपके कैंसर सेल्स को जो कि अटैक करने के लिए और वो ऐसे हैं कि वो आपके जो बाकी नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं जो कि सोमैटिक सेल्स हैं उन पे कोई हार्म या तो बिल्कुल नहीं होगा या अगर होगा तो बिल्कुल इतना हल्का सा होगा कि कोई उससे मतलब नुकसान नहीं होगा आपकी बॉडी बेसिकली। तो इसलिए टारगेटेड जो इस तरह के केमिकल्स हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। Thus, these chemicals specifically target tumor cells and thus maintain the damage to thus minimize the damage to healthy tissues of body. Because ज़ाहिर है ये अगर से टारगेट करेंगे ट्यूमर सेल्स को जहाँ पर कैंसर है जो कि आपके हार्मफुल सेल्स हैं जिनसे आप बचना चाह रहे हैं तो वो फ़ायदा है उसका वरना अगर मैंने बाकी एरियाज़ भी डैमेज उससे हो रहे होंगे डैमेज हेल्दी सेल्स तो मतलब आपके साथ ज़्यादा नुकसान ही है ना बिकॉज़ एक तो पहली बात ये कि गारंटी नहीं है कोई कि इन थेरेपी से कोई फ़र्क पड़ेगा बिकॉज़ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कई-कई महीने, कई-कई साल तक कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं एंड बाय द एंड भी उनकी डेथ कैंसर की वजह से ही होती है। तो आपको नहीं पता कि आपका कैंसर ही तो फ़ायदेमंद है नहीं एंड ऑल्सो मतलब कीमोथेरेपी फ़ायदेमंद है नहीं और ऑल्सो अगर हो ही रहा है तो बाकी एरियाज़ अगर डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से, तो ये ना हो कि दूसरी डैमेज की वजह से ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएँ बॉडी में। तो इसलिए हेल्दी सेल्स को हम कोई इफेक्ट नहीं करवाते। Now, doses of targeted anti-cancer drugs can be safely raised to effective damage to cancer cells. यानी कि बिकॉज यूजुअली कीमोथेरेपी या रेडियो वगैरह में आप इनकी डोजेस बढ़ा नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि कीमो जो है वो एकदम से ज़्यादा देनी शुरू कर दें बिकॉज पेशेंट
इवन अगर एक्सेप्ट भी कर रहा हो तो भी, क्योंकि उससे बाकी एरियाज अफेक्ट होंगे। यहाँ पर ये फायदा है कि कोई बिकॉज बाकी एरियाज अफेक्ट नहीं हो रहे, तो आप अपनी ड्रग्स की जो डोजेज हैं वो इक्वली इफेक्टिवली उसको बढ़ा सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि अच्छा अगर बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है तो हम मल्टीपल डोजेस कर दें या इवन उसकी डोज की क्वांटिटी बढ़ा दें, क्योंकि उससे सिर्फ आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो मर रहे हैं और बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है। इवन जैसे बहुत दफ़ा कैंसर पेशेंट को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर बॉडी और मैंने बिकॉज स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन टारगेटेड थेरेपीज का कोई बाकी चीज़ों पर साइड इफेक्ट हो या कोई उसमें मसला हो। Monoclonal antibodies and specifically designed molecule inhibit multiple enzymes of cell cycle, thus block the specific pathways which are crucial for cancer cell growth। यानी कि monoclonal antibodies क्या होती हैं, जो कि बेसिकली आपकी स्पेसिफिक सेल्स के लिए होती हैं। मोनोक्लोनल मीन्स कि एक ही क्लोन है उनका, तो ऐसा नहीं है कि हर बीमारी पे हर चीज़ के लिए बैक्टीरिया पर वो काम कर दें। मोनोक्लोनल मीन्स कि एक क्लोन है, यानी वो एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगेंस्ट ही वर्क करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स पे जाके अटैच हो जाते हैं और पाथवेज रोक देते हैं। पाथवेज क्या होते हैं, जो कि आपकी मतलब एंट्री वेज है कि यहाँ से कैंसर सेल ग्रोथ बढ़ रही है, यहाँ से हम उनको रीच कर रहे हैं वटेवर, वो रोक दिए जाते हैं, तो उससे कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है। सही है। और क्रूशियल दिस रिसर्च हैज लेड द ऑन्कोलॉजिस्ट टू हैव इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स। यानी कि इस तरह से बहुत सारे अच्छे आउटकम्स भी आ जाते हैं और साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते पेशेंट्स को। ज़ाहिर है हमें बात साइड इफेक्ट वाली समझ में आई गई बिकॉज इसका कोई हार्म नहीं है। ऑलराइट, ऑल दीज इज ऑल क्लियर आई होप। फिर पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन। पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन एक बहुत अच्छा तरीका है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इसमें ही होता है बेसिकली बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें डिपेंड करता है पेशेंट के अपने ऊपर कि वो खुद कितनी दवाइयां ले सकता है और वो खुद कितना ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर सकता है। कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं ऐसे जो कि कुछ लोग बहुत इफेक्टिवली उससे फ़ायदा हो जाता है उनको, मतलब बहुत अच्छे से ईज़िली प्रॉपर्ली उनका ट्रीटमेंट सब कुछ हो जाता है। लेकिन वही सेम ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी अगर हम किसी और पर लगाएं तो या तो हो सकता है उनकी एज बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, या कुछ ऐसा एज का इशू हो, जेंडर का इशू हो, एरिया जहाँ रह रहे हैं उसका इफेक्ट हो, तो वो उन पर वर्क नहीं करता वो चीज़। तो अब पेशेंट स्पेसिफिक में क्या फ़ायदा होता है कि आपने देखा कि पेशेंट की अपनी प्रोफाइल देखी, उसकी देखा कि अच्छा इसको पहले कोई ऐसी बीमारियां तो नहीं हुई, मगर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपके पास रीलैप्स का पेशेंट आ रहा है, तो रीलैप्स वालों को मोस्टली ऐसा होता है कि कैंसर की वो कीमोथेरेपी का फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी इम्यून हो चुकी होती है कीमो से। सही है, बिकॉज़ कीमो लिक्विड जा रहा होता है ना, आईवी के फॉर्म में जा रहा होता है। तो बॉडी उस जो ट्रीटमेंट है उससे इम्यून वो है कि उनको पता है कि अच्छा ये इसका क्या इलाज होगा। तो इसलिए ऐसे केसेज़ में आपकी जो डिज़ीज़ हिस्ट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता चलेगा अच्छा ये पेशेंट का ऐसा है, ये पेशेंट ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर आप उनके लिए पर्टिकुलर उनके हिसाब से प्लान्स बनाएँगे। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं, इवन मेडिसिन्स हैं, उनसे एलर्जिक होते हैं। इवन कुछ लोगों को जैसे एपिपेन्स हर वक़्त साथ में रखने होते हैं, कुछ को डिफरेंट चीज़ों से एलर्जीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो सब देखकर आपने और इवन टाइप ऑफ कैंसर देखकर आपने देखा कि कौन-सा तरह का ट्यूमर है, कौन-सी स्टेज है, हर तरह की चीज़ ये सब मद्देनज़र में रखते हुए फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया। तो ज़ाहिर है वो जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा वो एज़ कम्पेयर टू एक जनरल प्लान जो कि हर पेशेंट में लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज़ अब आपको पता है कि हमें कौन-सी स्टेज को टारगेट कर रहे हैं। अगर थर्ड स्टेज कैंसर पेशेंट है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जिसको फर्स्ट स्टेज कैंसर है। तो आप फर्स्ट स्टेज वाले में ज़्यादा प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, कौन-सी नहीं है। थर्ड स्टेज वाले में आपने ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा मतलब इंट्रूसिव मेथोडोलॉजी यूज़ करनी होती है, बिकॉज़ गोल ये होता है कि बस जल्द से जल्द कैंसर खत्म हो या जल्द से जल्द कैंसर के सेल्स आहिस्ता रोके जाएँ। तो वो सब चीज़ें। एज का बहुत ताल्लुक होता है, एज का इसलिए होता है बिकॉज़ अगर कोई बहुत छोटा है ज़ाहिर है पीडियाट्रिक कैंसर केसेज़ अगर होते हैं पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो शायद आपको पता हो कि इंडस हॉस्पिटल जो है, उनका सबसे बड़ा पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड है, कि वहाँ पे बच्चों के कैंसर का बहुत अच्छा इलाज होता है। तो एज में फिर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स को उतना इफेक्टिवली नहीं ले पाते और उनमें आप उतनी हाई डोजेस नहीं रख सकते बिकॉज़ वो बॉडी के लिए इतनी हार्म सही नहीं है। और इवन ऐसा होता है कुछ चीज़ें अच्छी होती भी हैं, मतलब ऐसा होता है कि आप वो बॉडी आपकी बेहतर होती है कि बचपन में रिएक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाए। तो इस तरह एज का ताल्लुक होता है, जेंडर का होता है, ट्रीटमेंट का, रेस वगैरह इन सब चीज़ों का, हर तरह की चीज़ का इम्पैक्ट आता है आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो इसलिए पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाई है, क्योंकि आप इस तरह से एक स्पेसिफिक मेडिसिन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।
Now let's just read. Every cancer patient has different disease history and needs specific medicine for treatment. ज़ाहिर है सबकी अलग हिस्ट्री होती है, सबकी अलग उनको मेडिसिन चाहिए होती है ट्रीटमेंट के लिए. बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिसाइड प्रिसाइज मेडिसिन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. यानी कि वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आप बिल्कुल प्रिसाइज मेडिसिन ढूंढने में आसानी होती है कैंसर के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप, ट्यूमर टाइप, स्टेज ऑफ कैंसर, एज, जेंडर एंड रेस. रेस से क्या ताल्लुक है? रेस में ही होता है कि जैसे इवन अगर आप कुछ किसी ऐसे एरिया से हैं, ऐसी जगह से हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि ऑलरेडी मतलब बॉडी उसके लिए प्रीडिस्पोज होती है. यानी प्रीडिस्पोज का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी एक नेगेटिव एंड पर होते हो कि आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं वो बीमारी होने के. जैसे कुछ अफ्रीकन्स हैं, रेड इंडियंस जैसे होते हैं, तो उनके अंदर कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स या कुछ टाइप ऑफ बीमारियाँ ऐसी हैं जो मैंने पढ़ी थी, वो जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर रेस. और उनका पास्ट ऐसा होता है कि पहले डिफरेंट तरह की बीमारियाँ, बिकॉज कुछ बीमारियाँ कुछ लोगों के पास से आ रही होती है ना, मतलब कुछ एरियाज में एरिया स्पेसिफिक होती है, तो रेस उसको हम कह रहे हैं. Specific medicines and doses are designed for individual patients. This approach is continuously helping the oncologist to design the most effective therapy. ज़ाहिर है इस तरह से आपकी oncologist जो हैं, जो कैंसर डॉक्टर्स हैं, वो नई अच्छी इफेक्टिव थेरेपीज ढूंढ बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए उनके पास उनको हेल्प हो रही है. Actions of newly designed medicines are investigated by experiments on cancer cell lines. This should be cancer, okay, not cancer. तो ये जो आपकी नई डिज़ाइन मेडिसिन हैं, ये कैंसर की सेल लाइन्स के ऊपर बहुत इफेक्ट, मतलब इनको टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए कि हो रहा है फ़ायदा या नहीं हो रहा. और एनिमल मॉडल्स पे किए जाते हैं ताकि आप पेशेंट्स पे अप्लाई करने से पहले ये ऑलरेडी पहले से एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं. बिकॉज ज़ाहिर है आप ये तो नहीं कर सकते कि पेशेंट पे कहें अच्छा आज पहली दफ़ा हम आपके ऊपर ये वाली तरीका अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जिंदा बच गए तो इट मीन्स कि मुबारक हो, आप पे मर कर रही तरीका. लेकिन अगर नहीं मर गए तो सॉरी, अल्लाह हाफिज़. तो ये नहीं हो सकता. यू नीड टू हैव प्रायर एक्सपेरिमेंटेशन बिकॉज और सेल लाइन्स होती हैं हमारे पास. सेल लाइन्स मीन जो कि कैंसर सेल लाइन्स होती हैं कि वो कैंसर जो है वो कैसे डेवलप करते हैं, तो उसके मॉडल्स बनाए जाते हैं. तो दोज आर कैंसर सेल लाइन्स. और एनिमल मॉडल्स तो आई एम श्योर आपको पता ही है. Such patient-specific precise plans, predictions and responses lead to greater success. ज़ाहिर है ज़्यादा सक्सेस होगी क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा फ़ायदा इस तरह होगा कि अगर आपने प्रॉपरली उनको पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन बनाई है. इन ट्रीटमेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीज फ्री सर्वाइवल. तो ज़ाहिर है अगर इस तरह ट्रीटमेंट अगर हो भी गया तो उसमें आपको ये इस चीज़ के ज़्यादा सक्सेस रेट इस बात पे भी है कि मज़ीद एक लॉन्ग टर्म जाकर कई सालों बाद जाकर उस चीज़ से आप बीमार नहीं हो पाएंगे. मतलब वो जो है ना कि फिर आपके चांसेस कहाँ आता है. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू कंटिन्यूस रिसर्च, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कंटिन्यूस चली जा रही है रिसर्च. जितना भी हम इसके ऊपर वो डिस्कशन करें कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए, बिकॉज हर बार रिसर्च हो रही है. इसने कहा था कि हर आप दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाएं, जहाँ जहाँ साइंस लैब्स हैं, जहाँ मेडिकल रिसर्च हो रही है, वहाँ कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट तो है ही. ठीक है. इवन के पाकिस्तान में, इफ यू लिव इन पाकिस्तान, कराची में रहते हैं, तो कराची में आई नो कि डाओ का एक मेजर रिसर्च सेंटर है, जो डिजीजेस रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है जौहर गुलशन के एरिया में. सो वहाँ पर वो उनकी फुल टाइम कैंसर की रिसर्च चल रही है. तो अब कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली कैंसर तो हो गई है, मजीद बहुत रिसर्च की, हम डायग्नोसिस भी हो पा रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं मिल पा रहा. राइट. बिकॉज ऑब्वियसली सब ने अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई की हैं, अलग अलग डॉक्टर्स ने और डिफरेंट मेडिसिन ने और रिसर्च ने देखा है कि इस चीज़ का ये फ़ायदा है, इस चीज़ का ये नुकसान है, लेकिन कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया. तो अब इनोवेटिव टूल्स आ रहे हैं. तो कंटिन्यूस रिसर्च हो रही है. एंड बायोटेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन इम्प्रूव्ड कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. Extensive research on cancer biotechnology is in progress to develop innovative tools of cancer treatment. वही बात कह रहे हैं कि अब हर बात एक रिसर्च चली जा रही होती है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हो, कि वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर के डायग्नोसिस हो पाए और अच्छे इनोवेटिव टूल्स आ सके. इनोवेटिव टूल्स का मतलब होता है कि वही घिसे पिटे तरीके नहीं है, लेकिन हमको नए तरीकों से उनको कैंसर को ट्रीट करने के तरीके ढूंढ रहे हो. राइट. सो अभी इनोवेटिव टूल्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट हमारे पास क्या क्या है, विल सी 10 इधर है. ये साइंस टिडबिट्स में है, तो मतलब बेसिकली आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इट्स बेटर फॉर यू टू नो बिकॉज ये आप आंसर्स में लिख सकते हो, इवन उसमें आ सकता है आपके एमसीक्यूज वगैरह में. सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. तो लिक्विड बायोप्सी टेक्निक्स क्या है? लिक्विड बायोप्सी टेक्निक होती है कि आप बेसिकली कैंसर को एक ब्लड टेस्ट लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इनके जो डीएनए वगैरह आ रहा है उसमें कोई ऐसे सेल्स तो नहीं फैले हुए हैं, वैसे सेल तो नहीं नजर आ रहा जो कि कैंसर रिलेटेड सेल हो.
ऑलराइट। तो कैंसर लिक्विड बायोप्सी टेक्निक डिटेक्ट कैंसर थ्रू अ सिंपल ब्लड टेस्ट बाय आइडेंटिफाइंग सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए, सीटीडीएनए। सीटीडीएनए के टेस्ट होते हैं बहुत इजीली, कॉमनली कहीं भी आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसमें सीटीडीएनए हो जाता है। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, सीटीसीज एटसेट्रा एज कैंसर रिलेटेड बायोमार्कर्स। ये इससे देखा जाता है सीटीसीज और इन सब चीज़ों से कि कैंसर रिलेटेड कोई बायोमार्कर तो नहीं है, ऐसा कोई सेल या कोई ऐसा कोई उसमें चीज तो नहीं है जो कि कैंसर से रिलेटेड हो, तो वो आपके सेल में नजर ना आ रही हो। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस टू एनालाइज कैंसर रिलेटेड जेनेटिक म्यूटेशंस इन डीएनए फॉर अर्लियर डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन इट्स साइट्स। तो कोई म्यूटेशन अगर हो तो नजर आ जाए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी हमने कल उसमें डिस्कस की थी कि ये क्या होती हैं, कि ये आपको टारगेट करना कैंसर सेल्स को विदाउट हार्मिंग हेल्दी टिश्यूज, उसमें आ जाती हैं। Immunotherapy to engineer T cells of patients to develop receptors for destroying cancer cells in certain blood cell। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है कि इसमें आप जो टी सेल्स हैं पेशेंट्स के, उन जो जिनमें मतलब ऐसे रिसेप्टर्स आ गए हैं जो कैंसर सेल्स को हो गए हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि डिफरेंट ब्लड कैंसर वगैरह हैं उनके लिए इम्यूनोथेरेपी वर्क करती है, बिकॉज उसमें आपके ब्लड सेल्स के अंदर टी सेल्स वगैरह जो है डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। जीन नॉकडाउन और जीन नॉकआउट, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। नॉकडाउन में क्या होता है, कैरिड आउट टू रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन टेम्परेरीली बाय इंटरफेयरिंग द जीन्स एमआरएनए। ये जो भी कोई जीन है, स्पेसिफिक जीन है, उसका जो वो आ रही है ना, इंटरफेरेंस आ रही है, उसकी एक्सप्रेस हो रही है वो जीन, उसका उसकी जो लेवल्स हैं कि वो जीन कितना मतलब आपका ऑलरेडी पहले से एक्सप्रेस हो रहा था, उसको कम करने के लिए होते हैं कि उसकी टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। सही है। टेम्पोरली बाय इंटरफेयरिंग द जीन्स एमआरएनए, उसके एमआरएनए को आप काट के उसमें आगे इंटरफेयर कर देते हैं। थर्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर प्रोग्रेशन इज सप्रेस्ड। यानी कि जो आपकी प्रोटीन कैंसर को बढ़ा रही है, कैंसर के लिए जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो रुक जाती हैं इस तरह, बिकॉज एमआरएनए ही आप उनको काट देते हैं ना, अपने हेल्दी सेल्स का, अपने वाले सेल्स का, बॉडी के। The knockdown gene remarks remains present in the genome to so suppression can be reversed anytime। ताकि वो जीन के अंदर ही रहती है, ताकि कभी भी आपका सेल अगर वापस से हार्म सेल कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाए तो उसको हार्म कर सके। देन जीन नॉकआउट क्या होता है कि नॉकआउट, बिकॉज जैसे अगर नॉकआउट कभी देखा है कि ये मैच वगैरह भी, क्रिकेट मैच चल रहे तो हम कहते हैं कि नॉकआउट बोलती है, कुछ ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल ही कंप्लीटली बाहर निकल जाना कोई किसी चीज का। सो इट इज कि जीन नॉकआउट होता है कि आप कंप्लीटली उस जीन को निकालते हैं जीनोम से, जो कि कैंसर से रिलेटेड थी, जो म्यूटेट हो गई थी। ठीक है, तो कंप्लीटली आपके सेल से जो भी जीन होती है उसको निकाल देना जाए। तो इट्स कैरिड आउट टू कंप्लीटली इनएक्टिवेट और रिमूव द जीन फ्रॉम द जीनोम टू गेट द कंप्लीट एंड परमानेंट लॉस ऑफ जीन फंक्शन। जीन इज आइदर completely deleted or mutated in such a way that normal functional protein responsible for cancer progression is not produced। क्यों? ताकि जो अच्छे सेल्स थे आपके, जो मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग सेल्स थे, वो आगे मतलब ना उसमें खराब हो। ठीक है। एनिमल मॉडल्स आर एक्सपेरिमेंटली used to verify the initial effects of gene mutations because gene mutations, gene knockdown और gene knockout। तो ये सारी चीजें वही से मैंने कल भी कहा था कि आप डायरेक्टली कोई पेशेंट को नहीं कहते कि अच्छा ये आप पे हम ये नई चीज, नया मेथड ट्राई करेंगे, अगर आप जिंदा बच गए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो अल्लाह हाफिज। तो ये नहीं होता। इट्स बेसिकली कि आप पहले उनको एनिमल्स पर टेस्ट करते हैं। ज़ाहिर है जो बहुत एनिमल राइट एक्टिविस्ट होते हैं या जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं लोग, उसमें भी कहते हैं कि ये बहुत अनएथिकल चीज़ है, बट ज़ाहिर है कहीं ना कहीं रिसर्च तो होनी है, कहीं से कुछ आप उसमें करोगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छी चीज़ है, कि अच्छी बात है कि ऐसे जीन्स टेस्ट हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो साइंस के रिसर्च मेथड्स उन पे मतलब कहीं अप्लाई करने, तो इसलिए एनिमल्स यूज होता है। एनिमल टेस्टिंग बिल्कुल एथिकल नहीं है, आई नो, लेकिन दिस इज द ओनली वे जो कि ये आप जीन म्यूटेशंस वगैरह को टेस्ट कर सकोगे। ओके, तो फॉर दिस पर्पज रैबिट्स, मूज या गिनी पिग्स का तो नाम ही अब एसोसिएट ऐसे हो गया है कि हम कभी मतलब एज अ मजाक भी बन जाता है ना कि ये तो गिनी पिग हो गया है। तो गिनी पिग बेसिकली जो टेस्ट करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट होने के लिए जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे से, आप देखे हो शायद, रैबिट और रैट यानी चूहे और पिग के बीच की एक चीज होती है, गिनी पिग्स छोटे छोटे से होते हैं, तो वो उन पर टेस्ट हो रहे होते हैं। तो गिनी पिग्स हो, चूहे हो, रैबिट्स हो, उन पर ये वाले आपके मॉडल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू कि इंसानों पर ही डायरेक्टली टेस्ट किया जाए और उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो, इंसान ही बर्दाश्त करे, तो वो नहीं होगा। सही है। फॉर दिस, हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
कैंसर वैक्सीन्स एंड वायरसेस, वैक्सीन्स भी डेवलप की जा रही हैं कैंसर सेल्स और उनके एंटीजेंस को यूज़ करते हुए, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च हमें देखी नहीं है, या मतलब कोई ऐसी वैक्सीन आई नहीं है जो कि कम्प्लीटली कैंसर को हल कर सके। तो ज़ाहिर है अभी रिसर्च चली जा रही है, लेकिन मल्टीपल तरीके हैं अभी तक जो आए हैं। White blood cells of patients start producing antibodies against cancer cells. Similarly, viruses are engineered to selectively infect and destroy cancer cells only cancer cells only, and healthy cells are not affected. यानी कि वो ऐसे वैक्सीन और चीज़ें वायरस बनाए जाते हैं कि वो सिर्फ कैंसर सेल्स को अफेक्ट करें और हेल्दी सेल्स ना हो पाए। नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं जो कि कैंसर ड्रग्स वगैरह को डायरेक्टली कैंसर सेल तक डिलीवर करें, मतलब कि छोटे से डिलीवरी ट्रक्स की तरह की चीज़ होती है। जैसे अगर आपकी बॉडी अंदर से मतलब एक पूरा एरिया है ऐसे जहाँ पे डिफरेंट होटल्स और रूम्स हैं, सो वो ऐसी चीज़ है कि आपके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फूड लेते हैं, फूड ट्रक में आता है एंड वो डिफरेंट एरियाज में जहाँ से ऑर्डर आया होता है वहाँ पे पहुँचा देता है। तो वैसी बात है कि यहाँ पे कैंसर का आपने ड्रग डाली उसमें कि ये चीज़ है कैंसर के लिए दवाई है, तो वो नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो जाकर आपकी जो आप उनको रिलीज करते हैं तो वो सिर्फ कैंसर सेल्स तक ही जाते हैं और उनको खाना यानी आप दवाई देकर आ जाते हैं और आके उस तरह से कैंसर सेल्स मर जाएं। ठीक है। By using nanoparticles, effectiveness of chemotherapy and radiation therapy is increased to get better cure. ये सब चीज़ें नैनो पार्टिकल्स अलग से नहीं यूज होते, इनका ऐसा नहीं है कि अलग से ही वर्क कर रहे हो, ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ वर्क किए जाते हैं ताकि दोनों का इफेक्ट साथ में अच्छे से आ सके, बेहतर क्योर हो पाए। Use of AI, artificial intelligence, will be greatly helpful for researchers to investigate the outcome of ongoing researches. अरे AI यूज हो रही है सब चीज़ों के लिए, अब तो मेडिकल उसमें भी हो रही है।